नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24 का सबसे खास बुलेटिन न्यूज डिकोड, क्योंकि खबरों का महाबुलेटिन है और यहां पर हम खबरों के साथ साथ उसका विश्लेषण भी करते हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दल एकजुट हुए। 26 विपक्षी पार्टियों के नेता आज सोनिया गांधी के डिनर में भी शामिल हुए और कल भी सभी दल एक साथ बैठकर बीजेपी को 2024 में हराने के लिए रणनीति बनाएंगे। इसी एकजुटता की सियासी संभावना क्या है, इसे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दल एकजुट हुए। आज सोनिया गांधी ने सभी को डिनर के लिए बुलाया। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दलों की ये दूसरी बैठक है। बताया जा रहा है कि विपक्ष की मीटिंग के एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। और तीसरा, यूपीए का नया नाम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही हाल ही में बीजेपी की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रेटेजी और उसके काउंटर पर भी चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो पटना में बैठक बुलाई थी, उसमें 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे, जबकि अब बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। अरे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं। कल जहां 26 विपक्षी दल बेंगलुरु में बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटेंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को यानी कल दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, लेकिन इस विपक्षी एकजुटता से फर्क क्या पड़ेगा? चलिए आपको थोड़ा सा इसके लिए पीछे लिए चलते हैं और थोड़े से आंकड़े भी आपको बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विपक्ष का गठबंधन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी क्यों है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। साल 1977 में याद होगा, जब इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के बाद विपक्षी दल एकजुट हुए थे और आपातकाल के बाद यानी इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को पटकनी दी थी। 1977 में इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस महज 154 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और यही हाल 1989 के चुनाव में भी हुआ, जब राजीव गांधी की खिलाफत कर रहे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनता दल ने नेशनल फ्रंट का गठन किया था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। लेफ्ट फ्रंट ने भी इस जो गठबंधन को सपोर्ट किया था। तब भी कांग्रेस 1989 के आम चुनाव में 197 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 2014 में हालांकि जब यूपीए सरकार में थी, तो जो पूरा विपक्ष था अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने जीत भी हासिल की थी, लेकिन एक सैंपल कार्ड आपको समझाते हैं। यूपी की अगर बात करें तो 2014 में बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें हासिल की थी। तब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा अलग अलग उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। लेकिन जब साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा और सपा का गठबंधन हुआ, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर 15 सीटें जीती। बीएसपी को 10 सीट मिली, सपा को 5 सीट मिली। ये एक छोटा सा सैंपल है, लेकिन गठबंधन की ताकत बताने को काफी है। अगर बात करें बीजेपी की, तो 2014 में बीजेपी को 38.5% वोट मिले थे, लेकिन साल 2019 के चुनाव की बात करें तो इसमें उसे 45% वोट मिले थे। इसके अलावा 224 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को 50% से अधिक वोट मिले। यानी इन 224 सीटों पर पार पाना विपक्ष के लिए कतई आसान नहीं होने वाला। तो ये तो रहा एक इक्वेशन कि कैसे अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो वो किसी भी सत्ताधारी दल को रोक सकता है। लेकिन अगर विपक्षी एकजुटता की बात करें तो उनकी जमीनी हकीकत क्या है? उनके सामने 3 सवाल हैं। विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा? विपक्षी दलों को कौन एकजुट करेगा? यानी अगर इन सभी दलों के बीच कोई अनबन हो जाती है तो उनका समन्वयक कौन होगा, यानी संयोजक कौन होगा? और तीसरी और सबसे अहम बात यह कि कांग्रेस क्या बड़ा दिल दिखा पाएगी? 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। और अगर बात करें उन सीटों की जहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में, सीधे मुकाबले में अगर दूसरे स्थान पर रही, तो ये कुल 175 सीटें हैं। तो सवाल यही है कि विपक्षी दल अगर एकजुट हो भी जाएं, तो क्या कांग्रेस सीटों के मामले में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होगी? क्योंकि बीते अगर 4 आम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस कभी भी
400 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो देखना होगा कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है और विपक्षी एकजुटता का क्या असर होता है। विपक्षी एकजुटता को देखते हुए बीजेपी भी सतर्क हो गई है और अब एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। कल यानी 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी जिसमें एनडीए के कई पुराने साथी एक साथ आ सकते हैं। विपक्षी एकजुटता के बाद अब सत्ता पक्ष ने भी अपना कुनबा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। 18 जुलाई को बीजेपी ने अपने एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के अशोका होटल में 18 जुलाई को शाम 5 बजे से शुरू होगी। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जेपी नड्डा ने उन दलों को भी चिट्ठी लिखकर बुलाया है जो पिछले कुछ साल से कई मुद्दों पर एनडीए से अलग हो गए थे। इधर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। इसके अलावा जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को भी बुलाया है। इसके अलावा बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को भी बैठक में बुलाए जाने की संभावना है। एनडीए की बैठक में पंजाब से अकाली दल, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र से एनडीए की बैठक में पहली बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ हो गए हैं, तो इसी कवायद को देखते हुए एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। एनडीए की मीटिंग बुलाने की वजह क्या है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। अगर जैसे कि आपको हमने आंकड़े दिखाए कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव आसान होने वाला है नहीं। आंकड़े और तथ्य हमने आपको बताया कि कैसे 1977 में और 1989 में सत्ता पक्ष को सरकार में आने से रोक दिया गया था। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो जाहिर है बीजेपी भी अपने सहयोगियों को एक साथ करने में लगी है। अगर बात करें बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, तो ये बीजेपी के लिए खासी अहम है क्योंकि यहाँ पर यूपी में 80 सीटें हैं और बिहार की 40 सीटों में से जो 2019 में चुनाव हुए थे इसमें बीजेपी के गठबंधन को 2/3 से अधिक सीट मिली थी। और चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कर बीजेपी चिराग के जरिए लोकसभा चुनाव में बिहार के 5.5% दुसाध और पासवानों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के जुड़ने से जो दलित वोट है वो भी एनडीए के पाले में आ सकता है। बात करें वीएचपी की यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी की, तो उनके आने से नाविकों, मछुआरों और किसानों के वोट बीजेपी के पक्ष में यानी एनडीए के पक्ष में जा सकते हैं। तो अगर बात करें पंजाब की, तो वहां पे आपको याद होगा कि जो पटना में बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे और पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या अब एनडीए अपने पुराने सहयोगियों को नहीं ढूंढ रही है? तो वो भी अकाली दल को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है ताकि विपक्ष के मुकाबले में एनडीए भी 2024 के चुनाव में एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ सके। चुनावी साल में एक बार फिर से कवियों की लिखी और बोली गई कविताओं ने सियासी घमासान मचा रखा है। मशहूर भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर ने एक गीत ने इन दिनों एमपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पहले एक रिपोर्ट को देखिए, फिर इसी मसले को डिकोड करेंगे। चुनावी साल में एमपी की सियासत के रंग गहरे होते जा रहे हैं। मशहूर भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर ने यूपी और बिहार के चुनाव में फेमस हुए गीत का बा की तर्ज पर एमपी की शिवराज सरकार को अपने चिर परिचित अंदाज में निशाने पर लिया है और सीएम शिवराज की तुलना कंस और शकुनी से कर दी। एक तरफ जहां नेहा राठौर ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ बुंदेलखंडी गायिका और कवयित्री अनामिका जयनंबर के गाए गीत ने बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर दी है। मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष भी जान लीजिए। एमपी में सीखो कमाओ योजना बा, एमपी में युवाओं को रोजगार बा, एमपी में महिलाओं को सम्मान बा, एमपी में माफिया के खिलाफ बुलडोजर का आतंक बा, एमपी में हर जगह खुशहाली हरियाली बा और आखिरी में एमपी में कांग्रेस की जमानत जब्त बा। दतिया में जहां गृह मंत्री का घर है वहां गैंग रेप बा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस साथ में आसमान पे बा और इस बार बीजेपी की हार बा, ये बात चल रहा है। करीब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव की वोटिंग में ये सियासी गीत, ये चुनावी बोल किस दल के कितने काम आएंगे ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल गायक और कवि सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस गाने की टाइमिंग और नेहा राठौर के इतिहास को टटोलने की भी हम कोशिश करेंगे और इसी मामले को डिकोड करते हैं। तो नेहा सिंह राठौर मूल रूप से बिहार के रहने वाली एक लोक गायिका हैं।
नेहा सिंह राठौर अपने गाने रिकॉर्ड कर यूट्यूब और फेसबुक पर रिलीज करती हैं। आपको याद होगा जब कुछ साल पहले यूपी विधानसभा के चुनाव थे तो इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस गाने में नेहा के इस गाने को कानपुर देहात कांड को लेकर तंज कसा था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी उनके खिलाफ। दरअसल मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने एक गाना गाया था मुंबई में काबा। ये गाना भी खूब वायरल हुआ था और इसी गाने की तर्ज पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बिहार में काबा शीर्षक के नाम से ये गाना पोस्ट किया था। बिहार की राजनीति पर तंज था ये गाना और इसी गाने को बिहार में खूब पसंद किया गया, वायरल भी हुआ, विवाद भी हुआ। तब से लेकर अब तक इस तरह की गाने वो रिलीज करते आए हैं और यानी ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले नेहा राठौर ने किसी राज्य या किसी राजनेता के लिए सियासी गीत गाया हो। इससे पहले नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर भी एक गाना गाया था और ये गाना भी इतना विवादों में था कि इस गाने से विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति पर तंज कसा गया था और जो छात्र नेता थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। छात्रों ने विरोध भी किया था और आधिकारिक विरोध भी दर्ज किया गया था। हालांकि लोक गायकों का काम समाज की वस्तु स्थिति को सामने रखना भी होता है, लेकिन नेहा राठौर पर यह आरोप लगता है कि वो केवल बीजेपी शासित राज्यों पर ही हमला क्यों बोलती है। लेकिन अब बारी एमपी की है। एमपी में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये गाना लिखा है और इसी को लेकर अब विवाद है। देखते हैं इस विवाद में आगे क्या होता है। बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में एलजी यानी उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शुरुआत में कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ उल्लंघन किया है बल्कि चुनी हुई सरकार की भूमिका को भी कम कर दिया है। तो केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, इस फैसले से प्रभावित पक्षों के पास बर्खास्तगी को चुनौती देने का विकल्प है, लेकिन उन्होंने ये विकल्प नहीं चुना। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। बेंच ने दिल्ली सरकार से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। यानी दिल्ली में प्रशासन कैसा चलेगा, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारी की लड़ाई पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चल रही है। इसी मसले को चलिए डिकोड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दो बड़ी बातें ये रही कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल न हो कि वे राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। दूसरा ये कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना चाहिए, वरना इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। चलिए आपको पूरा केस आपको बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार यानी दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार था, पहले हाईकोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल करेंगे और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब बताया गया कि ये दिल्ली सरकार का अधिकार है। चलिए इसके बाद आगे ये हुआ कि किसी की सलाह के बिना भी ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो नहीं सकती। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों पर सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। यानी फैसलों में दोनों जजों की राय रखी जाए और इसी विषय को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया गया जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। और तब से लेकर अब तक ये विवाद छिड़ा हुआ है। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों और के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला उपराज्यपाल के पास था, ये अध्यादेश में कहा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। तो ये पूरा मसला, जिसे 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, और इसी मसले पर अब ये कहा गया है कि जो मसला याचिका है इसे फिर से दायर किया जाए और एलजी को यानी उपराज्यपाल को भी एक पार्टी बनाया जाए उस याचिका में। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आज प्रदेश में हरेली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और पिछले 4 साल की तरह आज सीएम भूपेश बघेल ने सीएम हाउस में इसे संस्कृति छत्तीसगढ़ की संस्कृति के तहत मनाया। गेड़ी पर चढ़ते, झूला झूलते,
राउत नाचा करते सीएम भूपेश बघेल की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के एक खास त्योहार हरेली की हैं। आज बड़े ही धूमधाम के साथ सीएम हाउस में हरेली त्योहार मनाया गया। मुख्यमंत्री निवास में चारों तरफ छत्तीसगढ़ी पकवानों की महक और संस्कृति की झलक दिखाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने रहचूली झूले में अपनी बिटिया और नातिन के साथ चढ़कर आनंद लिया और गेड़ी पर चढ़कर हरेली त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने संबोधित भी किया और कहा कि उनकी सरकार ने धान का रकबा बढ़ाया, यानी अब सरकार 1 एकड़ पर 20 क्विंटल की खरीदी करेगी। सीएम ने गोधन न्याय योजना का भी जिक्र किया। तीज त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे। आज किसान चिंता से मुक्त है और जब से हमने 20 क्विंटल खरीदने का फैसला किया है तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को अपनी प्राथमिकता में रखने का दावा करने वाली भूपेश सरकार ने पिछले 5 साल में अपनी छवि को इसी तरह गढ़ने की कोशिश की है। सीएम का ये अंदाज सोशल मीडिया पर छाया भी रहता है, लेकिन इसका चुनावी लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा देखना होगा। तो हरेली के पर्व पर दिखे रंगों के सियासी मायने क्या हैं, चलिए इसे डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पिछले 4 सालों से आमने सामने है। परंपरा, संस्कृति, तीज त्योहार, ये सब प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़े मुद्दे हैं। राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर लीड लेने की कोशिश की है और कई दफे बीजेपी को घेरा भी है। वहीं बीजेपी की ये कहती है कि कांग्रेस ये दिखावा कर रही है कि वो छत्तीसगढ़ियावाद में आगे है। हरेली पर्व बीजेपी नेता भी इस पर्व में रंगे दिखे और एक बार फिर से यही संदेश देने की कोशिश की गई कि ऐसा नहीं है कि सीएम भूपेश बघेल के आने के बाद से ही त्योहार मनाया जा रहा है। बरसों बरस से छत्तीसगढ़िया अपने राज्य के सारे त्योहार मनाता जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक प्रदेश की परंपरा, संस्कृति, बीजेपी ने हमेशा इसे सम्मान दिया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 15 साल में बीजेपी ने प्रदेश के तीज त्योहारों को कभी आगे नहीं बढ़ाया। चुनावी साल है, इसीलिए इस मुद्दों पर सियासत बढ़ती ही जा रही है। चलिए बात करते हैं उस विषय की जिस पर पिछले 1 हफ्ते से बहस छिड़ी हुई है, चर्चा हो रही है, क्योंकि देश में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव होने से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। आज भी हिमाचल में एक जगह बादल फट गया, जलभराव की स्थिति बन गई और आज पूरे देश में कैसी स्थिति रही, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। उत्तर भारत में भारी बारिश का कहर जारी है। हिमाचल में बाढ़ से बर्बादी का मंजर फिर से देखने को मिला। कुल्लू के रायसन के कायस गांव में बादल फट गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि करीब 10 गाड़ियां पानी में बह गई। नाले में बाढ़ आने से स्कूल और कई घरों में पानी भी भर गया। तो वहीं उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों में अब गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर 293.15 मीटर रिकॉर्ड किया गया। इधर दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल लगातार घट रहा है। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार होने पर कई रास्तों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकाल लिया गया है और मशीनों को सुखाने की प्रक्रिया चल रही है। सब कुछ अगर ठीक रहा तो जल्द ही वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो कल यानी 18 जुलाई को पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो इधर एमपी के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।